रामनगर नाम के गांव में गोपी नाम का व्यक्ति रहा करता था। रामनगर में रहने वाले बाकी किसान अपने खेतों में अनाज और सब्जियों की फसलें उगाया करते थे। वहीं गोपी अपनी जमीन पर फलों की खेती किया करता था। गोपी का फलों का बहुत ही सुंदर बगीचा था, जहां उसने बहुत तरह के फल उगाए हुए थे। देखो तो जरा, कितना अच्छा बगीचा लग रहा है। इसे देखकर तो मेरा मन खुश हो जाता है। हर तरफ से फलों की ही खुशबू आ रही है। वाह, आज पके हुए कुछ फल तोड़कर बाजार में बेच कर आता हूँ। गोपी शाम को सारे फल थोड़े थोड़े तोड़ लेता है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आता है। उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। शाम को गोपी अपने घर आता है। शांति, अरे ओ शांति, ये लो, ये पैसे संभाल कर रख लो। सूरज की अगले महीने की फीस भिजवानी है। क्या इससे सूरज की फीस हो जाएगी? नहीं नहीं, ये तो अभी बहुत कम है। अभी कुछ और समय लगेगा। गोपी का एक बेटा था, सूरज, जो पढ़ाई के लिए गांव से शहर गया हुआ था। अगली सुबह शांति, मैं बगीचे में फल तोड़ने जा रहा हूँ। आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आज थोड़े ज्यादा फल तोड़ूंगा ताकि जल्दी से पूरे पैसे जमा कर सकूं। वैसे भी हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सूरज अगले हफ्ते तक घर आ जाएगा। ठीक है जी, आज ना मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फल तोड़ने में आपकी मदद करूंगी तो काम भी समय से हो जाएगा। उसके बाद दोनों अपने बगीचे में जाते हैं। वाह जी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, चलो चलो, अब जल्दी से काम पर लग जाते हैं। दोनों सभी फलों को थोड़ा थोड़ा तोड़कर कुछ टोकरियों में भर लेते हैं। शांति, अब तुम ना घर जाओ। मैंने सुबह ही टेम्पू वाले को बोल दिया था, वह आता ही होगा। उसी में रखकर मैं ये सारे फल बेच कर आऊंगा। और शांति अपने घर आ जाती है। अशोक अपना गाड़ी लेकर गोपी के बगीचे में आता है और वह इतने सारे फल देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह गोपी भाई, क्या बगीचा तैयार किया है आपने। एकदम रसीले फल है। सब भगवान की दुआ है। उसी गांव में चंदू रहता था, जो गोपी का पड़ोसी था। अरे, ये गोपी अपने फलों से भरी गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे भी इसी की तरह फलों का बगीचा लगाना चाहिए था। चंदू गोपी के फलों की पैदावार से बहुत जलता था। इधर गोपी सारे फल बाजार ले जाता है। आज फिर गोपी को उन ताजे फलों के अच्छे पैसे मिलते हैं। रात को गोपी अपने घर आ जाता है जी, आप ना जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। और वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तुम्हें पता है शांति, ताजे फल देखकर न सारे दुकानदार वाले मेरे फलों को खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। देखना, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों उठते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी गांव का सेठ वहां आता है। अरे गोपी, कैसे हो तुम? तुम्हारे बगीचों की चर्चा तो दूर दूर के गांव तक हो रही है। अच्छा सुनो, मेरी बेटी को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे ताजे फल चाहिए। हाँ हाँ सेठ जी, मैं आज शाम को ही फल तोड़ लूंगा। आपके आदमी कल सुबह किसी भी समय आकर फल लेकर जा सकते हैं। ऐसा बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। गोपी भी बहुत खुश था। आज उसे फलों को लेकर बाजार नहीं जाना था। गोपी अपने बगीचे में जाता है और फल तोड़ने लगता है। ऐसे ही गोपी सारे फलों को एक एक टोकरी में भर लेता है। बस कुछ और आम तोड़ लेता हूँ। उस पेड़ पर अभी सिर्फ 5 आम ही बचे थे। गोपी उन आम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह आम टूट ही नहीं रहे थे। अरे, ये पेड़ पर 5 ही आम है, लेकिन कब से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टूट ही नहीं रहे। लगता है ये आम अभी पके नहीं है, इसीलिए नहीं टूट रहे। गोपी उस आम को छोड़कर दूसरे आम के पेड़ से आम तोड़ता है और शाम तक सारे फल अपने घर ले जाता है। ये लो, मैंने सारे फल बाहर वाले कमरे में रखवा दिए हैं। कल सेठ जी के आदमी इन्हें ले जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आज तो आपको बाजार भी नहीं जाना पड़ा। वह दोनों रात को खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह जब गोपी उठता है तो वह हैरान रह जाता है। अरे हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे सारे फल कहाँ चले गए? अरे क्या हो गया? मुझे लगा आपने सुबह सुबह ही फल सेठ जी के यहाँ भिजवा दिए होंगे।
अरे नहीं शांति, हमारे सारे फल चोरी हो गए। मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। और वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। सेठ जी के आदमी कभी भी आते होंगे। मुझे जल्दी जाकर और फल तोड़ने होंगे। अगर फल कम हुए तो सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। तभी सेठ का एक आदमी वहां आ जाता है। मुझे माफ कर दो, वो कल शाम को मैं फल। अरे गोपी भाई, यह अपने पैसे पकड़ो। अभी ज्यादा बात करने का समय नहीं है। सेठ जी को आपके भेजे हुए फल बहुत पसंद आए हैं। पूरे घर में आपके भेजे हुए ताजे फलों की खुशबू आ रही है और पूरा घर महक उठा है। यह लो अपने पूरे पैसे। अभी मैं चलता हूं, मुझे बाजार से मिठाइयां भी लेकर जाना है। लेकिन मैंने तो कोई फल भेजे ही नहीं, तो यह कैसे हो सकता है? गोपी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या पता सेठ के आदमी रात को खुद ही सारे फल ले गए हों। अरे शांति, तुम भी कमाल कर रही हो। ऐसे बिना बताए वो लोग हमारे घर में कैसे घुस सकते हैं? ऐसे काम तो चोर ही करते हैं ना? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सेठ जी के पास जाकर उनको सब बता दूंगा कि मैंने कोई फल उनके यहां नहीं भेजे। मेरे सारे फल तो चोरी हो गए थे। उस दिन गोपी बगीचे में भी नहीं गया। अगली सुबह शांति, मैं सेठ जी से मिलने जा रहा हूं। जाने से पहले अपने बगीचे से कुछ फल तोड़कर ले जाऊंगा। जी, जैसा आपको सही लगे। गोपी सुबह सुबह अपने बगीचे में जाता है तो कुछ फलों के पौधे टूटे हुए थे और एक आदमी आम के पेड़ को पकड़कर रो रहा था। अरे ये सब क्या हो गया मेरे बगीचे को? चंदू, तुम यहाँ मेरे आम के पेड़ को पकड़कर क्या कर रहे हो? तभी उस आदमी के हाथ उस पेड़ से अपने आप छूट जाते हैं और वो भागकर गोपी के पैरों में गिर जाता है। अरे मुझे माफ कर दो गोपी भाई, आपके बगीचे के फल देखकर मैं लालच में आ गया था। मैंने ही आपके घर से वो सारे फल चुराए थे और अपने घर में छुपाकर रख लिए, पर जब मैंने बाद में देखा तो वहां एक भी फल नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि सारे फल आखिर कहाँ गए, इसलिए मैं रात को आपके बगीचे को बर्बाद करने यहाँ आया था। लेकिन जैसे ही मैंने इस आम के पेड़ को काटने के लिए से हाथ लगाया तो मेरे हाथ इसके साथ चिपक गए, मानो मुझे किसी ने पकड़ लिया हो। वो तो अब तुम आ गए हो तब जाकर मैं इस पेड़ से अलग हुआ हूँ। मुझे माफ कर दो भाई, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे अगर तुम्हें फल चाहिए थे तो तुम मुझसे कह देते, मैं खुद तुम्हें दे देता। लेकिन तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दो, तुम्हारी खुशी देखी नहीं गई मुझसे, मैं लालच में आ गया था। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। चंदन वहां से चला जाता है और गोपी उस पेड़ को देखने लगता है और उसे हाथ लगाकर देखता है। ये चंदू क्या बोल रहा था? पूरी रात उसके हाथ इस आम से अपने आप कैसे चिपक सकते हैं? कहीं यह पागल वागल तो नहीं हो गया? तभी उस आम के पेड़ से एक आवाज आती है। गोपी, तुम बहुत मेहनती हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारी मेहनत कोई और ले जाए, इसलिए उस चंदू को मैंने ही पूरी रात पकड़ रखा था और इसकी चोरी किए हुए सारे फल मैंने ही सेठ के घर भिजवाए थे। यह सब सुनकर गोपी हैरान हो जाता है। अरे तुम तो हमारी तरह बोल रहे हो। क्योंकि मैं एक जादुई आम हूं और मैं मेहनती किसानों की मदद करता हूं। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद जादुई आम के पेड़। इसके बाद गोपी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। कामिनी कल्याणी देवी की इकलौती बेटी थी। कल्याणी देवी शहर की सबसे अमीर औरतों में से एक थी, लेकिन कामिनी को एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है और वह कल्याणी देवी की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेती है। कामिनी और अमन एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमन पढ़ने में काफी तेज था। वह पढ़ाई में कामिनी की मदद भी करता था। अमन देखो ना, इस सवाल का हल ही नहीं मिल रहा। यहाँ बैठो और देखो, इस सवाल का हल यहाँ है, मैंने बना लिया है। तुम इसे पढ़ लो और तो समझ में ना आए तो कॉपी घर ले जाकर अच्छे से पढ़ लेना। अमन का शांत और सरल स्वभाव कामिनी को बहुत अच्छा लगता था। अमन कितना अच्छा लड़का है ना, जी चाहता है कि हमेशा इसी से बातें करती रहूं। कामिनी हर वक्त अमन के साथ रहती। धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं अमन से कैसे मिलूंगी? मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती। कहीं मुझे अमन से प्यार तो नहीं हो गया? कामिनी को एहसास हो जाता है कि वह अमन से प्यार कर बैठी है। कॉलेज के आखिरी दिन अमन, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
बोलो कामिनी, क्या बात है? अमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? तुम तो जानते हो ना कि हमारे बीच अमीरी और गरीबी की कितनी गहरी खाई है। तुम्हारी माँ शहर की सबसे अमीर औरत है, करोड़ों का बिजनेस है उनका, और मेरे पापा मामूली से टैक्सी ड्राइवर है। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं आज ही माँ से हमारी शादी की बात करूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। कामिनी उस दिन घर जाकर कल्याणी देवी को अमन के बारे में बताती है। क्या तुम एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे से शादी करोगी? नहीं कामिनी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। लेकिन माँ, मैं अमन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। दूसरे दिन कामिनी अमन को मिलने के लिए बुलाती है। अमन, माँ तो हमारी शादी के लिए राजी नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। चलो हम लोग मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। नहीं कामिनी, यह गलत है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। कामिनी, ऐसा कुछ मत करना। कामिनी की जिद के आगे अमन को झुकना पड़ता है और दोनों एक दिन शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कामिनी अमन के साथ अपने घर आती है। अब यहाँ क्या करने आई हो? इस गरीब से शादी करके तुमने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी माँ, लेकिन क्या आप हमें आशीर्वाद भी नहीं देंगी? कल्याणी देवी ने मुंह फेर लिया और गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। चलो कामिनी, अपने घर चलते हैं। कामिनी अमन के साथ ससुराल आ जाती है। उसके ससुराल में सिर्फ एक ही कमरा था और एक छोटा सा बरामदा था। अमन की माँ कामिनी और अमन का स्वागत करती है। अमन के परिवार में उसकी माँ, उसके पिता और एक छोटी बहन नीतू रहते थे। नीतू बेटी, अपनी भाभी को कमरे में ले जा। नीतू कामिनी को कमरे में ले जाती है। वह देखती है कि उस कमरे में एक बेड भी नहीं था। जमीन पर ही गद्दा बिछा हुआ था जिस पर पूरा परिवार सोता था। नीतू गद्दे पर एक साफ चादर बिछा देती है। बैठो भाभी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नीतू पानी लेने जाती है, तभी अमन कमरे में आता है। कामिनी, तुम्हें यहाँ बहुत अजीब लग रहा होगा ना? अब भी समय है, तुम अपना फैसला बदल सकती हो। कामिनी ने अमन के होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, मैंने तुमसे प्यार किया है अमन। तुम जिस हाल में रखोगे उस हाल में रह लूंगी। जिंदगी पैसों से नहीं, प्यार से चलती है। तभी नीतू कामिनी और अमन के लिए गुड़ और पानी लेकर आती है। भाभी ये लो, गुड़ खाकर पानी पी लो। कभी महंगे और स्वादिष्ट व्यंजन खाने वाली कामिनी आज गुड़ खाकर पानी पी रही थी। फिर भी वह बहुत खुश थी कि अमन उसका जीवन साथी बन गया है। शाम को अमन कहीं से एक टूटी फूटी चारपाई लेकर आता है और रात में अमन और कामिनी कमरे में सोते हैं और पूरा परिवार बाहर बरामदे में। माँ, पिताजी और नीतू को बाहर बरामदे में ठंड लग रही होगी, उन्हें भी अंदर बुला लेते हैं। नहीं, रहने दो। उस रात कामिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन वह अपने सास, ससुर और ननद को भी उनके साथ एक कमरे में सोने के लिए कहने लगी। नहीं बहू, वह कमरा तेरा और अमन का है। नहीं माँ जी, वह कमरा हम सब का है। आज से हम सब अंदर सोएंगे। सुजाता कामिनी का अच्छा व्यवहार देखकर फूली नहीं समाई। लगता नहीं है कि तू इतने अमीर परिवार से आई है। माँ जी, अमीर और गरीब कुछ नहीं होता। इंसान पैसों से नहीं, अपने व्यवहार से अमीर होना चाहिए। शादी के कुछ दिन बीत गए। कामिनी ने घर का कामकाज संभाल लिया था। इधर अमन नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन कामिनी खाना बना रही थी, तभी उसकी माँ कल्याणी उसके ससुराल आती है। उनके हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था। माँ को देखकर कामिनी ने कहा, अरे माँ, आपने मुझे माफ कर दिया। क्या करूं? माँ हूं ना, अपनी औलाद से कब तक नाराज रहूंगी। आज तेरा बर्थडे है, याद है? तू कितने धूमधाम से अपना बर्थडे मनाती थी, लेकिन यहाँ तो किसी को बर्थडे के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। अमन को तो याद भी नहीं होगा। देख, मैं तेरे लिए केक और गिफ्ट लाई हूँ। कल्याणी देवी की बातें कामिनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। यह तुम क्या कह रही हो माँ? यहाँ सबको मेरा बर्थडे पता है। सबने मुझे सुबह सुबह ही विश कर दिया
और रमन तो केक लाने बाजार गए हैं। आते ही होंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है मैं गंदी जगहों पर पानी नहीं पीती। तुम यह केक काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। मैं चलती हूँ। अरे समधन जी, थोड़ी देर बैठिए फिर चले जाइएगा। माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन इतने भी गरीब नहीं कि घर आए मेहमान को चाय पानी भी ना पिला सके। मैं आपके लिए बाहर से बोतल वाले पानी मंगवा देती हूँ। नहीं नहीं, बस रहने दीजिए, मैं चलती हूँ। मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है। कल्याणी देवी घर से बाहर निकल रही थी, तभी अमन उन्हें दरवाजे पर मिल गया। कल्याणी देवी ने देखा कि अमन के हाथ में कागज का टुकड़ा था। अरे माँ जी, आप। तुम तो केक लाने गए थे ना? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं सब समझ गई। कल्याणी देवी वहां से चली जाती है। अमन घर के अंदर आता है। कामिनी, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? हाँ भैया, आज भाभी का बर्थडे है और भाभी ने हमें बताया भी नहीं। सॉरी कामिनी, मुझे याद ही नहीं था। कोई बात नहीं अमन, मेरा नया जन्म तो उस दिन हुआ था जिस दिन हमने शादी की थी। मेरी बहू बड़ी समझदार है। उस दिन नीतू खीर बनाती है और सब कामिनी का बर्थडे मनाते हैं। अमन दूसरे दिन भी नौकरी की तलाश में जाता है, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन अमन के पिता अरविंद का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उनकी मौत हो जाती है। एक्सीडेंट में कार भी बुरी तरह से टूट जाती है। अब कामिनी के ससुराल वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वे लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे थे। कल्याणी देवी को इस बात का पता चलता है तो वे कामिनी के घर आती हैं और अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाती हैं। देखो कामिनी, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को नौकरी पर रख सकती हूँ। कामिनी खुश हो जाती है। सच माँ? हाँ, मेरा ड्राइवर कल से छुट्टी पर जा रहा है। अमन से कह दो कल से मेरी गाड़ी चलाए। महीने के 15,000 दूंगी। क्या आप अपने दामाद को अपना ड्राइवर बनाएंगी? उसके लायक यही काम ठीक है। तुम देख लो, मंजूर है तो ठीक, नहीं तो मैं चलती हूँ। तभी अमन वहां आ जाता है। मुझे मंजूर है सासू माँ। लेकिन अमन। कोई बात नहीं कामिनी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरे दिन से अमन कल्याणी देवी का ड्राइवर बन जाता है और उन्हें रोज ऑफिस छोड़ता, ऑफिस से घर ले आता। कल्याणी देवी अमन के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती। एक दिन की बात है, कल्याणी देवी अपने किसी क्लाइंट को पैसे देने जा रही थी। उनके हाथ में एक सूटकेस था जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए थे। कल्याणी देवी पैसों से भरा सूटकेस लेकर गाड़ी में बैठी और अमन गाड़ी चला रहा था, लेकिन शायद किसी को इसकी भनक लग गई थी। कुछ गुंडों ने कल्याणी देवी की गाड़ी घेर ली और कल्याणी देवी पर बंदूक तान दिया। ए बुढ़िया, चुपचाप सूटकेस मेरे हवाले कर दे, नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा। तभी अचानक से अमन ने उन गुंडों पर हमला कर दिया। उसकी बंदूक दूर जा गिरी। अमन अकेला था और गुंडे काफी थे। अमन अकेला ही उनसे मुकाबला करने लगा। इसी बीच मौका पाकर कल्याणी देवी ने पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और गुंडों को पकड़ लिया। अमन लहूलुहान हो चुका था। कल्याणी देवी उसे अस्पताल लेकर गई और उसका इलाज करवाया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि कल्याणी देवी पर उनके मैनेजर ने ही हमला करवाया था, जिसके बाद कल्याणी देवी ने अपने मैनेजर को नौकरी से निकालकर अमन को अपना मैनेजर रख लिया। उसे रहने के लिए बंगला भी दिया। सोनपुर नाम के एक गांव में मिंटू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक गरीब किसान थे। वह खेत की एक छोटी सी जमीन पर फसल उगाकर उसी से अपना घर चलाया करते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे, इसलिए कभी कभी उन्हें कुछ दिन सादा भात खाकर भी काम चलाना पड़ता था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बेटा, खाने में तो बस आज यह सादा भात बना है। कुछ दिनों से सब्जियां बेचकर तेरे पिताजी की अच्छी कमाई नहीं हो रही, इसलिए घर में खाने को और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, तुम मुझे सादा भात ही दे दो। मिंटू देखता है कि पतीले के सारे चावल उसकी माँ उसकी थाली में डाल रही है। उन्होंने अपने खाने के लिए थोड़े से भी चावल नहीं बचाए, तो वह समझ गया कि घर में खाने के लिए सिर्फ इतने ही चावल है। अरे मुझे इतने सारे चावल मत दो माँ, मुझे इतनी भूख नहीं लगी है।
तुम मुझे इसमें से आधे चावल ही दो, वरना फिर मेरा पेट दर्द करेगा। अरे लेकिन अभी तो तू कह रहा था तुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो फिर अब क्या हो गया? हाँ, तो इतनी ही भूख लगी है कि इसमें से आधे चावल खा पाऊं। इतने सारे चावल मैं नहीं खा पाऊंगा। इसमें से आधे चावल तुम खा लो, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। मिंटू बहाना बनाकर अपनी माँ को भी आधे चावल खिला देता है, लेकिन इतने से चावलों से उन दोनों का ही पेट नहीं भरता। तभी घर के बाहर मिंटू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आते हैं। अरे पप्पू, अरे जल्दी से बाहर निकल, चल नदी के किनारे खेलने चलते हैं दोस्त। माँ, मेरे दोस्त आ गए हैं, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। ठीक है माँ। मिंटू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। तभी खेलते खेलते वह सभी बच्चे बहुत थक जाते हैं। यार, मुझसे तो अब और नहीं खेला जा रहा। मैं तो बहुत थक गया हूँ। मेरा मन कर रहा है कि घर चला जाऊं। हाँ, मेरा भी मन घर जाने को कर रहा है। चलो सब घर चलते हैं। नहीं यार, अभी मैं इतना थक चुका हूं कि चल नहीं सकता। मैं यहाँ थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ, उसके बाद घर जाऊंगा। तो फिर तू यहाँ पर बैठकर आराम कर, हम दोनों घर जाते हैं। ठीक है। मिंटू वहीं पर लीची के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। इस पेड़ के ऊपर कितनी सारी स्वादिष्ट लीची लगी हुई है, लेकिन यह पेड़ तो बहुत ऊंचा है। मैं चाहकर भी इस पेड़ से इन लीची को नहीं तोड़ सकता। आज दिन में मैंने बस थोड़ा सा भात खाया था। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कितना अच्छा होता अगर यह लीची मुझे अपनी कुछ लीची खाने के लिए दे देता। मिंटू के इतना कहते ही पेड़ से कुछ लीचियां टूटकर मिंटू के पास आकर गिरती है, तो वह हैरान रह जाता है। अरे वाह, मैंने इस पेड़ से लीचियां मांगी तो उसने तुरंत ही लीचियां खाने को दे दी। एक बार और कोशिश करता हूं। लीची के पेड़, मैं तो इन लीची को खाकर अपना पेट भर लूंगा, लेकिन मेरे घर पर मां और पिताजी भूखे हैं। क्या तुम उनके लिए मुझे कुछ लीचियां दे सकते हो? मिंटू के इतना कहते ही टोकरी के अंदर रखी हुई बहुत सारी लीचियां उसके सामने आ जाती है। इसका मतलब यह मेरा भ्रम नहीं है। यह लीची का पेड़ सचमुच में कोई जादुई पेड़ है। तुमने ठीक पहचाना मिंटू, मैं जादुई लीची का पेड़ हूँ। जो भी नेक दिल इंसान मेरे पास आकर मुझसे कोई भी मदद मांगता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो। हाँ हाँ कहो, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? कुछ दिनों से मेरे पिताजी का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। हमारा एक छोटा सा खेत है। पिताजी उसी खेत में उगी सब्जियां बाजार में बेचते हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमारे खेत में सब्जियां ठीक से उग नहीं रही हैं, जिस वजह से घर में पैसों की बहुत परेशानी हो गई है। क्या तुम अपने जादू से हमारे खेत की फसल ठीक कर सकते हो? हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल उगे, ऐसा करो ताकि हमारे घर में पैसों की परेशानी खत्म हो जाए। ठीक है मिंटू, तुम आज रात अपने खेत में जाकर खुद पानी देना। कल सुबह तक तुम्हारे खेत की फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। ठीक है जादुई लीची के पेड़, मैं ऐसा ही करूंगा। अब अंधेरा होने वाला है, मुझे अपने घर जाना होगा, वरना मेरी माँ चिंता करेंगी। मिंटू अपने घर आकर अपनी माँ को जादुई लीची के पेड़ के बारे में सारी बात बताता है। अच्छा, यह सब कहानियां बनाने कहाँ से सीखी तूने? मुझे अच्छी तरह पता है। घर आने में तुझे देरी हो गई और मैं तुझे डांटू ना, इसलिए मुझे यह कहानी बनाकर सुना रहा है। दिन पर दिन बहुत चालाक होता जा रहा है तू। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने जादुई लीची के पेड़ से पर हमारा खेत ठीक करने के लिए कहा, तो उसने मुझसे कहा है कि मुझे आज रात खेत में पानी देना होगा, तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं डांट रही तुझे। अब यह कहानी सुनाना बंद कर, यह लीची खा और सो हो जा। तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? और मैं अभी नहीं सोऊंगा। अभी तो मुझे खेत को पानी देकर आना है, उसके बाद ही मैं घर पर आकर सोऊंगा। इतना कहकर मिंटू अपने खेतों को पानी देने चला जाता है। खेत को पानी देकर वह वापस अपने घर आकर सो जाता है। आज इसे क्या हो गया जो इतनी रात को खेत में पानी देकर आया है? आज खेलकर देर से घर आया था, तो मुझे कह रहा था कि वहां पर
मुझे जादुई लीची का पेड़ मिला, जिसने मुझे कहा कि अगर मैं अपने खेतों में आज रात को पानी दूंगा तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने कम से कम ये खेतों में पानी डालने तो गया। सभी लोग सो जाते हैं। मिंटू सुबह उठते ही चप्पल पहनकर खेत में जाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, अरे ओ साहब जी, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? कम से कम अपना मुंह तो धो लो। नहीं माँ, मैं बाद में अपना मुंह धो लूंगा, पहले मैं अपने खेत को जाकर देखूंगा। यह लड़का भी ना। मिंटू जल्दी से भागा भागा अपने खेत को जाकर देखता है तो सचमुच उसका खेत ताजा सब्जियों से हरा भरा हुआ रहता है। वह अपने खेत को इस तरह देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह दौड़ता हुआ जल्द से अपने घर वापस आता है। माँ, पिताजी, जल्दी से खेत में चलिए, हमारा खेत ठीक हो गया। हमारे खेत में बहुत सारी सब्जियां हो गई हैं। क्या ये तू हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा ना मिंटू? नहीं पिताजी, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलकर देखिए। इस बार मिंटू के माता पिता उसकी बात मानकर उसके साथ खेत की ओर जाते हैं। जब वह अपने हरे भरे खेत को देखते हैं तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अनीता, हमारा खेत तो सचमुच बिल्कुल हरा भरा हो गया। हाँ जी, इसका मतलब कल रात को ये बिल्कुल सच कह रहा था। हाँ माँ, उस जादुई लीची के पेड़ ने तो कमाल कर दिया। मैं आज इन ताजा सब्जियों में से जादुई लीची के पेड़ के लिए अच्छी सी सब्जी बनाऊंगी। तू उसके लिए मेरे हाथ की बनी रोटी सब्जी लेकर जाना और कहना तुमने हमारी मदद की, इसलिए माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाकर भेजी है। ठीक है माँ, मैं ले जाऊंगा। मिंटू के पिताजी खेत से सब्जियां तोड़कर बाजार में सब्जियां बेचने चले जाते हैं और मिंटू की माँ जादुई लीची के पेड़ के लिए सब्जी और रोटी बनाकर तैयार करती है। मिंटू उन्हें लेकर जादुई लीची के पेड़ के पास जाता है। जादुई लीची के पेड़, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। तुमने कल कहा था ना कि अपने खेत को जाकर पानी देना, तो सुबह तक तुम्हारा खेत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तुम्हारे जादू से अब हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है चिंटू, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सब तो तुम्हारी ही मदद से हुआ है। तुम्हें पता है, आज मेरी माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाकर भेजी है। उन्होंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तुम इसे खाओगे ना? मिंटू की यह बात सुनकर जादुई लीची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम रो मत। नहीं मिंटू, दरअसल तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर भेजा, इसीलिए मैं भावुक हो गया। आज तक मैंने न जाने कितने जरूरतमंद लोगों की मदद की, लेकिन उनमें से कोई भी कभी मेरा धन्यवाद करने के लिए नहीं आया। मगर तुम्हारी माँ ने मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर भेजा। उनका इतना प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। तुम्हें पता है, जब मैं जादुई फलों की दुनिया में रहता था तब मेरी माँ भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पृथ्वी लोक पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया गया। उस दिन के बाद से मैंने कभी इस तरह से खाना नहीं खाया। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर जो भेजा है, मुझे अपनी माँ की याद दिलाई है। इससे मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। मुझे तुम्हारी यह बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है। तो तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? तुम्हारा तो यहाँ पर मन भी नहीं लगता होगा ना? हाँ मिंटू, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा परिवार हो। तो फिर तुम हमारे साथ मेरे घर चलो, वहां मैं हर रोज तुम्हारे साथ खेलूंगा और माँ अपने हाथों से खाना बनाकर रोज तुम्हें खिलाएंगे। फिर तुम्हें कभी किसी की कमी महसूस नहीं होगी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर कैसे जाऊं? तुम तो बहुत बड़े हो। मैं अपने जादू से अपने आकार को छोटा कर लेता हूँ। फिर तुम घर में पहुंचकर मुझे मिट्टी में बो देना और मुझ में पानी डाल देना। मैं फिर से बड़ा हो जाऊंगा। उसी समय जादुई लीची का पेड़ अपने जादू से बिल्कुल छोटा हो जाता है तो चिंटू उसे अपने हाथ में उठाकर अपने घर ले जाता है। वह उसे अपने आंगन में बोकर उसमें ताजा पानी डालता है तो जादुई लीची का पेड़ फिर से उतना ही बड़ा हो जाता है। उनके आंगन में पहुंचकर जादुई लीची का पेड़ उनके टूटे फूटे पुराने घर को बिल्कुल नया बना देता है।
अब वह सभी मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।